आप ये मान के चलिए कि टोटल हमारे पास जो है 6 ज्ञान प्राप्ति का साधन, इसको यही 6 ज्ञान प्राप्ति यानी ये जो 6 मीन्स ऑफ नॉलेज थे, इसको यूज करके हम लोग मैक्सिमम नॉलेज एक्वायर करते थे, क्योंकि उस समय पे गाइस विद्वता का बड़ा महत्व। भारत में कभी बाहुबल से भारत नहीं जाना गया, भारत कभी गोली बंदूक और मिसाइल से नहीं जाना गया, भारत हमेशा विश्व गुरु के नाते, आप कहते हो ना भारत एक समय में विश्व गुरु था, कभी आप ये नहीं सुने होंगे कि भारत विश्व विजेता था, भारत जो है सुपर पावर था, बहुत ताकतवर था, लेकिन आप ये सुने होंगे कि भारत जो है वो विश्व गुरु, गुरु का मतलब नॉलेज। तो भारत की पहचान वैश्विक पटल पे ज्ञान को लेकर के ही है, नॉलेज को लेकर के है। तो ऐसे में गाइज हमारे यहाँ पे जो मतलब करिकुलम रहा वो इतना बेहतरीन था, उस जमाने में इतना बेहतरीन करिकुलम था कि पूरा विश्व में गुरु मानता था, पूरा विश्व क्या मानता था, भारत को गुरु मानता था, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज का भंडार था। हमारे यहाँ पे विद्वता का बड़ा महत्व तो रहा है, आज से नहीं, शुरुआती दौर से। जो जितना विद्वान रहता है, कहा जाता है ना विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ऐसा भारत में कहा जाता है। विद्वान इट मीन्स कि अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आपकी पूजा का मतलब है कि आपका जो डिमांड है, आपका जो सम्मान है वो हर जगह है। तो ऐसे में गाइज इस चैप्टर को पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप अपनी भारतीय संस्कृति को जानें, आप अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम को जानें और इस चीज पे गर्व करें, गौरव करें कि भारत की संस्कृति आज से 3000 साल पहले जो एग्जिस्ट करे वो भी कितनी साइंटिफिक थी, वो भी कितनी फुल ऑफ फैक्ट था, वो फुल ऑफ एविडेंस था, साक्ष्य थे, है ना, लोग तर्क करते थे, ऐसा अंधविश्वास नहीं था, इतनी अच्छी मतलब पाठ्यक्रम उस जमाने में थी। तो मीन्स ऑफ नॉलेज में एक आपका आता है अनुमान। तो अनुमान को हमको मतलब इन डेप्थ पढ़ना है, गहराई से इसकी चिंतन करनी है, भाई अनुमान क्या है। तो अनुमान का मतलब क्या है गाइस? अनुमान का मतलब होता है जब आप किसी चीज को गेस करते हो, इन्फरेंस। जैसे मान लीजिए कि अभी बाहर बिल्कुल काले घने बादल हैं, तो हमने गेस किया कि भैया आने वाले 1 आध घंटे में हो सकता है बारिश हो, या मान लीजिए बिल्कुल क्लाउडी वेदर है तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कल तक बारिश हो, है ना। या कई सारी ऐसी चीजें हैं, अभी हमारी क्लास चल रही है तो आप क्लास, कोई चीज होना है 1 घंटे बाद, आप अभी अनुमान लगा रहे हो कि यार प्रेडिक्शन, तो इसी को तो अनुमान कहते हैं ना। तो अनुमान कैसे आप लगाते हो? अपने प्रीवियस नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, उसको यूज करके अनुमान लगाते हैं। आपके पास जितना अनुभव होगा ना, आपके पास जितना अनुभव होगा, आपके पास जितना ज्ञान है, उतना ज्यादा आप अनुमान लगा पाएंगे। आप देखते हो जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े हो गए, जो बहुत मतलब बहुत अनुभव है, जिनको बहुत अनुभव है, वो देखते के साथ बताए हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। जो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो बहुत अनुभवी लोग होते हैं, वो देखते हो ऐसे ही बता देंगे हाँ भाई ये दिक्कत है, ऐसा हो सकता है, सतर्क रहो। ठीक है जी। तो अनुमान गाइस एक बहुत प्रचलित माध्यम है, एक बहुत पॉपुलर मीन्स है नॉलेज को गेन करने का, सत्य को पता लगाने का, कारण को खोज करने का, कि जो भी हिडन फैक्ट्स हैं। क्योंकि नॉलेज का मतलब क्या है? जो आपको नहीं आता है, मान लीजिए आपको कुछ चीज नहीं आती, तो उस चीज को पता करने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। कि आपको नॉलेज क्या है? अब अभी आप क्लास कर रहे हो, आपको जो चीज नहीं आता है वो आपको मैं बता रहा हूँ, जब आपको वो चीज आ गया मतलब आपको नॉलेज हो गया, फिर आप जो और नहीं आता फिर उसके पीछे लगे भैया ये भी मुझे आ जाए। तो यही है ना नॉलेज गेन का प्रोसेस, यही है कि जो अननोन है उसको क्या करना है, नोन करना है। जो अननोन है, जो आपको नहीं आता, उसको क्या करना है, नोन करना है। ठीक है। तो अनुमान एक बहुत ही गाइस प्रचलित, हम कह सकते हैं कि माध्यम रहा है शुरुआती काल से ही, जिसके थ्रू हम लोग नए नए कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, नए ट्रुथ को फाइंड आउट करते हैं, भाई क्या सत्य है। रिसर्चेस जो हमारा अनुसंधान होता है, जो शोध होता है, वो भी हमारा अनुमान उसमें काफी मतलब एक सराहनीय भूमिका निभाता है। अच्छा, अनुमान के भी टोटल 5 स्टेजेस हैं, 5 चरण हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अनुमान जो है ऐसे ही बोल दूं बिना किसी लॉजिक, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी साक्ष्य के, तो वो नहीं होगा। अगर आप अनुमान भी लगाते हो ना, तो उसको भी प्रूव करने के लिए 5 आप देखिए पॉइंट्स हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि कल वर्षा होगी, या मैं कहता हूं कि कल कक्षा होगी, या मैं कहता हूं कि इस बार यूजीसी नेट की परीक्षा दिसंबर 10 तारीख से होगी, या मैं कहता हूं कि इस बार जो दिसंबर यूजीसी नेट का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो जनवरी में 15 से पहले आ जाए। कोई भी बात, मान लिया मैं कुछ भी अनुमान लगाता हूं, कुछ भी, एनीथिंग और एवरीथिंग। तो ऐसे में गाइस अनुमान को सिद्ध करने के लिए ये 5 आपके स्टेप्स हैं, ये 5 आपके चरण हैं जिसको होकर के आपको गुजरना है। जिसमें पहला क्या है, प्रतिजना। दूसरा है हेतु, जिसको हिंदी में कारण कहते हैं आप। तीसरा उदाहरण, इंग्लिश में एग्जाम्पल कहते हो। चौथा उपान्य माने रीअफर्मेशन, पुनः पुष्टि। और 5वां है आपका, है ना,
निगमना मतलब कंक्लूजन, निष्कर्ष, कंक्लूजन, एंडिंग। तो ये गाइस 5 आपके स्टेजेस हैं जिसको हो करके आपको जो है अंतिम में कंक्लूजन तक पहुंचना है कि हाँ भाई मेरा निष्कर्ष है कि हाँ भाई ये जो मैं कह रहा हूँ या कि वो ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल परिकल्पना का मतलब क्या होता है गाइस? हाइपोथेसिस। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम किसी अनुमानित चीज को, कोई चीज मान लीजिए आपने प्रेडिक्ट किया, कोई चीज आपने अनुमान किया, अनुमानित है, कोई अजम्पशन है आपका, एज्यूम किया, तो उसको कैसे सिद्ध करोगे साइंटिफिकली कि मैं जो कह रही हूँ ये ठीक है। उसको सिद्ध करने के लिए ये 5 पॉइंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, जिसमें पहला है गाइस आपका हाइपोथेसिस, जिसको प्रतिजना संस्कृत में कहते हैं। तो हाइपोथेसिस मतलब क्या है गाइस? जो आपका कथन है, जो आपका स्टेटमेंट है, जिसको आपने बोला कि हाँ भाई कल वर्षा होगी, आने वाले कुछ दिनों में यहाँ बाढ़ आ सकती है, ये एरिया फ्लडेड हो सकता है, ऐसा आपने कहा अनुभव के आधार पे, अपने नॉलेज के आधार पे आपने कहा कि हाँ भाई ये जो क्षेत्र है ना, आने वाले 10 दिनों में हो सकता है यहाँ बड़ी बाढ़ आ जाए, तो यहाँ के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए। तो इसको कहते हैं गाइस हाइपोथेसिस, कि आपने एक स्टेटमेंट बोला, आपने एक स्टेटमेंट बोला कि भैया ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है, मेरे ज्ञान, मेरे अनुभव के आधार पे मुझे लग रहा है कि आने वाले 10-15 दिनों में ये एरिया जो है वो फ्लडेड हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, घर वर डूब जाएगा, तबाही मच जाएगी, ऐसा आपने कहा प्रतिजना। इसके बाद गाइस दूसरा, इसके पीछे आपको हेतु माने होता है कारण, रीजन बताओ। मान लीजिए आप कह रहे हो, ऐसा आप दावा कर रहे हो कि ये जो एरिया है ना, ये 10 दिन बाद फ्लडेड हो जाएगा, पूरी पानी दिखेगी, वाटर एवरीवेयर, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो इसके पीछे हेतु माने कारण तो बताओ कि किस लिए बोल रहे हो। तो मान लीजिए आपने कोई कारण दिया, आपने कारण दिया कि आज से 2 साल पहले भी ऐसी स्थिति आई थी, मैंने उस टाइम सर्वे किया था और मैंने पाया था कि ऐसी स्थिति, मान लीजिए जब भी क्लाउड्स और वेदर ऐसा होता है तो भैया बहुत तेज बारिश होती है, लगातार होती है, पानी निकलने का जगह नहीं होता, आसपास का तालाब भर जाता है, नदी भर जाता है, तो बाढ़ आती है, इस बार भी आएगा। आपने एक रीजन दे दिया, कारण दे दिया कि मेरा कारण ये है कि मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो मेरा पिछला अनुभव है, वो ये कहता है कि इस बार भी तगड़ी बारिश होगी, नदी वगैरह भर जाएगा और शहर पूरा लबालब पानी हो जाएगा। कारण आपने दे दिया। तीसरा है उदाहरण, ऐसा एक एग्जाम्पल फिर पुटअप आप करते हो, भाई क्यों तो आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो कि आज से 5 साल पहले भी जब मैं इस एरिया में आया था तो मैंने देखा था कि यहाँ पे बाढ़, बड़ी अच्छी खासी बाढ़ आती है, क्योंकि पानी निकलने का जगह नहीं है। भारत के कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मतलब बाढ़ आता है, 2 साल 3 साल 5 साल में आता रहता है बाढ़, फ्लड आता है बारिश के मौसम में, अभी चल रहा है बाढ़ का सीजन, तो है ना। तो गाइज आप जो है एक एग्जाम्पल आपने पुटअप किया, एक एग्जाम्पल दिया कि भाई आज से 5 साल पहले भी ऐसा हुआ और हर दूसरे तीसरे साल ऐसा यहाँ होता है, बहुत कॉमन है। एक उदाहरण के बाद गाइज उपान्य माने क्या है? पुनः पुष्टि। रीअफर्मेशन का मतलब क्या है कि रिकन्फर्मेशन, यानी कि जो चीज आप बोल रहे हैं उसको पुनः मतलब क्लियर कर लीजिए कि भैया हम ठीक तो बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ बोलते हो तो एक बार आपको कहा जाता है ना, फिर सोच लो, एक बार सोच लो, फिर से एक बार विचार कर लो, फिर से ठीक बोल रहे हो कि नहीं। या आपने कोई आंसर लिखा तो भैया आंसर लिखने के बाद एक बार फिर से मिलाते हो, मैंने ठीक लिखा कि नहीं लिखा, दैट इज कॉल्ड पुनः पुष्टि। फिर से एक बार देख लो, मिला लो, तो वो है गाइस कि आपने जो स्टेटमेंट दिया, उसके जो रीजन दिए, एक बार उसको फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस एग्जामिन कर लो कि वो ठीक तो है, उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि आपने बेकार की बात बोल दी, कोई गलत चीज बोल दिया, कोई अनसाइंटिफिक इसको। और तब जाके आप निगमना माने निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि हाँ भैया मैंने जो बातें बोली वो क्या है, बिल्कुल ठीक है, आने वाले दिनों में बात। तो ये गाइस 5 स्टेजेस होते हैं। अब आप देखिए कि हम जब अनुमान से भी ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, हम जब अनुमान यानी कि इन्फरेंस यानी कि प्रेडिक्शन के थ्रू भी जब नॉलेज गेन करते हैं, तो उसका भी ये प्रोसेस है, उसकी भी ये 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स को जब आप क्लियर करते हो ना, तब जाकर के आप सिद्ध करने की स्थिति में आते हो, तब जाके आप प्रूव करने की स्थिति में आते हो कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सत्य है, इसके पीछे का ये लो साइंस और ये लो लॉजिक, ये लो तर्क, मैं इस तर्क के साथ कह सकती हूँ कि भैया ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा होने जा रहा है। तो ये अनुमान के गाइस 5 चरण हमारे माने जाते हैं, जो कि एग्जाम में आपसे मल्टीपल टाइम्स आपसे बार बार पूछा जाता है कि भाई किसका क्या मतलब है। हाँ, वो प्रतिज्ञा ही है, प्रतिज्ञा है। एक और एग्जाम्पल गाइस आपको समझाने के लिए, देखिए एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ताकि आप अनुमान को और अच्छे तरीके से समझें। जैसे देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है गाइस, इस पहाड़ पर आग है, अग्नि माने आग, दिस हिल हैज फायर। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मान लीजिए कि आप किसी जगह घूमने गए,
किसी भी जगह, मान लो किसी पहाड़ी एरिया, कोई हिल स्टेशन आप गए, आप किसी हिल स्टेशन पे गए घूमने के लिए और आपने देखा कि भाई इस पहाड़ पे तो आग दिख रहा है ऊपर, क्योंकि पहाड़ तो पहाड़ या पत्थर है, वहां तो आग हो ही सकता है, बहुत कॉमन है। तो आपने क्या कहा, एक स्टेटमेंट आपने दिया कि देखो इस पहाड़ पे ना आग है, दिस हिल हैज फायर। अपने दोस्त को आपने कहा कि देखो इस पहाड़ पे आग है। अब आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई कैसे बोल सकते हो सकता है वो कुछ और हो, आग ही कैसे है, प्रूव करो उसको कि वो जो आप देख रहे हो आग ही है। फिर आप देखो रीजन क्या दे रहे हो कि वो आग है क्योंकि इसमें धुआं है। आपको पता है ना कि जहां आग होगा वहां धुआं तो होगा ही, जहां आग लगती है वहां धुआं तो होगा ही होगा। आग और धुआं को कोई अलग कर सकता है क्या? आग जलेगी तो धुआं तो निकलेगी ही, बिना आग और धुआं ये तो मतलब अविभाजनकारी है, इनवेरिएबल है, कॉन्कोमिटेंट, यानी इनको आप अलग नहीं कर सकते। कोई आग और धुआं को अलग, आग है माने धुआं भी निकलेगा। आग और धुआं जो है ना वो रोमियो और जूलियट की तरह है, उसको आप अलग नहीं कर पाइएगा, दोनों साथ साथ चलेगा। तो आपने ये रीजन दिया कि उस पहाड़ पे आग है क्योंकि देखो वहां धुआं दिख रहा है, और धुआं का मतलब है कि आग, बिना आग के धुआं निकल ही नहीं सकता, देखो वहां धुआं भी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पे आग है। फिर आपने एक एग्जाम्पल भी दिया, क्या दिया, कि जो कुछ भी धुआं है वह आग है। आपने क्या एग्जाम्पल दिया कि जो धुआं है ना वही तो आग है, क्योंकि आग ही तो धुआं में कन्वर्ट होता है। अगर आप आग जलाइएगा तो वही आग तो धुआं बन रहा है। तो आपने ये एक एग्जाम्पल दिया कि धुआं और आग दोनों एक ही तो है। तो देखो आप या तो धुआं देखो या तो आग देखो, तो धुआं भी है इसका मतलब आग है, आपने एक एग्जाम्पल दिया। कहीं पे आपको धुआं दिख रहा है इसका मतलब है कि वहां आग लगी है ना, बिना आग के धुआं कहां से आएगा? तब जाके आपने पुनः पुष्टि यानी उपान्य के लिए क्या कहा कि इस पहाड़ी को धुएं के रूप में ही देखा जाता है जो आग से रिलेटेड है। आपने क्या किया, ये जो कहा कि ये जो पहाड़ है ना ये आग के लिए ही फेमस है, यहाँ लोग इसीलिए आते हैं ताकि पहाड़ों पे आग देख पाए, इस पहाड़ पे आग बहुत कॉमन है, इसी के लिए तो ये जाना जाता है। ये आपने एक पुनः पुष्टि के लिए बोला ताकि एकदम कंफर्मेशन हो जाए, यहाँ भाई इस पहाड़ पे आग है क्योंकि ये तो इसी के लिए जाना जाता है, ये तो आग के लिए ही फेमस है, इस पहाड़ का नाम ही है आग पहाड़। तब जाके आप निगमना यानी कंक्लूजन कह रहे हैं कि देयरफॉर दिस हिल हैज फायर, इसलिए मैं कह सकता हूं या कह सकते हो कि इस पहाड़ पे आग है। तो गाइज एक स्टेटमेंट जो आपका अनुमान है, जो आपने प्रेडिक्ट किया, जो आपने गेस किया, उस स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए आप देखिए 5 स्टेजेस से होकर के आप गुजर रहे हो, 5 चरणों से, तब जाके आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो कि हाँ भाई मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचती हूँ कि दिस हिल हैज फायर। लेकिन इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आपने 4-5 एग्जाम्पल, 4-5 स्टेटमेंट्स आपने दिए, उसको सिद्ध किया लास्ट में कि हाँ भाई इस पहाड़ पर आग है। तो ये अनुमान है, अनुमान नॉलेज को गेन करने का एक तरीका है। भारतीय ज्ञान परंपरा में एक बहुत ही प्रचलित, एक बहुत ही पॉपुलर मीन्स इसको माना जाता है, क्योंकि गाइस अनुमान एक इसलिए भी प्रचलित है क्योंकि जो चीजें होनी भविष्य में है लेकिन उसके लिए अभी से हम तैयार हो जाते हैं। कोई चीज होना है 10 दिन बाद, कोई चीज होना है 2 साल बाद, कोई चीज होना है 5 साल बाद, लेकिन अभी से हम उसके लिए सतर्क हो जाते हैं कि यार ऐसा होगा, बी अलर्ट, बी अवेयर, ओके, बी कॉशियस। हम पहले ही अवेयर है, हमें पता है कि ऐसा हो जाएगा। देखते हो बड़े बड़े होते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो 5-5 साल बाद की चीजें अनुमान लगा के कहते हैं भाई ऐसा होगा। जैसे एस्ट्रोलॉजर लोग, एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो तो एस्ट्रोलॉजर आपके अनुमानित जीवन आपको बता देता है। हम में से सभी लोग एस्ट्रोलॉजर के पास कभी गए होंगे आप, तो आपको एक अनुमानित बता देता है कि आपके जीवन में ना ऐसा ऐसा होगा। आप जब 40 साल के होंगे ना तो आपको ऐसे होगा, आपकी नौकरी इतने वर्ष में होने की संभावना है, आपके पास ऐसा होता है। कभी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइएगा तो ऐसी बातें वो करेंगे आपसे, एक अनुमानित चीज बताएंगे, और कई बार वो सही भी हो जाता है। आप देखिएगा कि ऐसा ही हो रहा है, कुछ ना कुछ मतलब मिल रहा है, बोली बातें लग रही हैं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ आपको लगेगा कि यार ये तो ठीक बात है। उनको कैसे पता लग गया, उनको कैसे भनक लग गई कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है? तो वही तो, वो भी तो अनुमान लगा रहा है ना, जो एस्ट्रोलॉजर है ना, जो ज्योतिष जिनको आप कहते हो ज्योतिषाचार्य, वो क्या करते हैं, उनका अपना एक गणित है, उस गणित को तो उसको आपने क्या किया, कैलकुलेशन करके आपने क्या किया भैया, मेरे जीवन का एक मैथमेटिक्स बता दिया। यहाँ भाई अभी आप 30 साल के हैं तो 35 साल में आपका ऐसा योग है, इस तरह से
50 साल में आपका ऐसा ही हो गया, यहाँ आप विदेश जाइएगा ऐसा, है ना। तो इस तरह से अनुमान, अब अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसके दोनों चांसेस हैं। बट क्योंकि आप साइंटिफिक हैं, क्योंकि आप लॉजिकल हैं, क्योंकि आप रिसर्च करके कुछ बता रहे हैं, तो सही होने के चांसेस ही ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। तो अनुमान, ठीक है, अनुमान। एक एक राजा थे, है ना, उनके क्या तो नाम था, अभी उनपे एक मूवी भी आई थी, अभी उनपे कोई हिस्टोरिकल मूवी थी, कोई महाराष्ट्र के एक शिवाजी थे या पता नहीं कौन थे, तो उनके कोर्ट में कोई संस्कृत वाले बता पाएंगे, उनके कोर्ट में एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे जो बता देते थे पहले ही कि भाई अब इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये वापस नहीं आ पाएंगे युद्ध से। कोई बता सकते हैं ऐसी कौन सी मूवी अभी रिसेंट आई थी लास्ट ईयर, पृथ्वीराज किसी राजा चौहान। पे? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान था, हो सकता प्रभास है। का था सर। यस सर, उसमें चंद्र बरदाई थे, उनका था ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वही चंद्रवरदई। कौन सा मूवी था मैम वो? पृथ्वीराज चौहान ही था क्या? पृथ्वीराज चौहान। हाँ, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में एक चंद्रवरदई थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान के बड़े करीबी, मतलब मंत्री थे, उनके सलाहकार थे, एडवाइजर थे। दरबारी तो कवि पृथ्वीराज, थे। हाँ, कवि भी थे, कोटियर भी थे। तो उनका सलाह लेते थे, पृथ्वीराज उनका सलाह लेते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो बता देते थे। उन्होंने पृथ्वीराज को भी बता दिया था कि अब ये वापस नहीं आ पाएंगे, इस बार इनके साथ ऐसा होगा, वैसा ही होता था। तो बहुत उनका बहुत माना जाता था, वो मतलब अच्छे एस्ट्रोलॉजर कह लीजिए, इस तरह का ज्ञान था। तो ऐसा भारतीय परंपरा में ऐसा रहा है। अनुमान ही तो लगा, ये तो अनुमान ही है ना। अब मुझे कोई कहते भाई कि कल ऐसा होने वाला है, तो अनुमान। अब गाइस, अनुमान के हम टाइप्स की बात करते हैं कि अनुमान के कई सारे प्रकार हैं। अनुमान के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो टोटल इसके 8 प्रकार हैं, टोटल इसके 8 प्रकार हैं। तो इसको भी हम एक एक करके समझेंगे कि अनुमान के जो है कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो गाइस अनुमान, यानी कि एजम्पशन, प्रेडिक्शन, जो भी कह लीजिए, तो अनुमान का जो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड स्वार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान का मतलब क्या होता है जानते हैं? स्वार्थ का मतलब क्या होता है? फॉर योरसेल्फ। जैसे अभी आप में से जितने लोग इस क्लास में है ना, आप अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, स्वार्थ का मतलब क्या है कि आपका स्वार्थ है कि आप जेआरएफ कर लें, आपका स्वार्थ है कि आप नेट कर लें, आपका स्वार्थ है कि आपको इतना नॉलेज हो जाए कि आप प्रोफेसर हो जाए। तो ऐसा स्वार्थ आपका है जिसकी पूर्ति के लिए आप इस क्लास में जुड़े हैं कि भाई मेरा, हमको इतना आ जाए कि हम जेआरएफ हो जाएं, नेट हो जाएं। इसको कहते हैं स्वार्थ अनुमान। यानी गाइस, मान लीजिए कि मेरे को कोई डाउट है, मुझे कोई डाउट है, अब मैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए किसी के साथ जुड़ रहा हूँ। मान लीजिए कि मुझे किसी मैथ्स के टॉपिक में डाउट है, या मुझे टीचिंग पेडागोजी में कुछ नहीं आता, डाउट है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं फलाने सर के साथ जुड़ रहा हूँ ताकि मेरा वो डाउट क्लियर हो जाए, है ना। तो दिस इज कॉल्ड स्वार्थ अनुमान, यानी निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला अनुमान। यानी आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप अपना नॉलेज बढ़ाइएगा तो आपको क्या होगा, एग्जाम क्लियर होगा। एग्जाम क्लियर होगा तो फिर आगे आपके लिए रास्ते कई सारे खुलेंगे, कई सारे डोर्स आपके लिए ओपन होंगे। तो ये क्या है गाइस? स्वार्थ अनुमान। ठीक है। तो ऐसा गाइस हमारे साथ होता है कि हम लोग कई बार अनुमान लगाते हैं ताकि हमारा पर्सनल डाउट क्लियर हो जाए, जो हमारे व्यक्तिगत डाउट्स हैं, जो हमारे व्यक्तिगत कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो हमारा जो है उसका समाधान है। दूसरा है गाइस परार्थ अनुमान। परार्थ अनुमान का मतलब, पर का मतलब क्या होता है गाइस? फॉर अदर्स। पर का मतलब फॉर अदर्स, परार्थ यानी दूसरों के डाउट को क्लियर करने के लिए। जैसे मान लीजिए गाइस कि मुझे पेपर 1 पढ़ाना है, पेपर 2 पढ़ाना है, तो मुझे पढ़ना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि मुझे आपको कोई नया चीज़ पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, तभी आप पढ़ा पाइएगा। अगर आपको पढ़ाना है, अगर आप अच्छा लेक्चर, तो आपको खुद भी पढ़ना, जो पढ़ेगा वही पढ़ा सकता है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ा पाओगे, अच्छा तो नहीं पढ़ा पाओगे। जैसे तैसे पढ़ा दीजिएगा लेकिन अच्छा नहीं पढ़ा पाओगे जब तक आप खुद भी स्टूडियस नहीं है, आप खुद। तो मान लीजिएगा इसकी मुझे आपको आज हेतुभाष पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? एक टॉपिक है इसी में, हेतुभाष। तो हेतुभाष मुझे मान लो नहीं आता कि हेतुभाष क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पढ़ाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बैठ करके हेतुभाष पूरा पढ़ा, नोट्स बनाए, कंटेंट बनाया कि भाई कल ना मैं हेतुभाष पढ़ाऊंगा सबको। अब गाइस मैं हेतुभाष क्यों पढ़ रहा हूँ? ताकि मैं क्लास करा पाऊँ।
ताकि मैं दूसरों के डाउट को, ताकि मैं अपने स्टूडेंट के डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। मेरे डाउट्स तो होंगे क्लियर, पर मेरे डाउट्स क्लियर क्यों हो रहे हैं? ताकि बच्चों के डाउट्स क्लियर हो पाए। दिस इज कॉल्ड परार्थ। जब आप किसी नॉलेज को गेन करते हो सो डैट आप किसी दूसरे के डाउट को दूर कर पाओ। आप में से मैक्सिमम लोग टीचर्स हैं, आप में से मैक्सिमम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेज में, जहाँ भी। तो आप लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं ताकि बच्चा कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उसको बता पाए। आप क्यों पढ़ रहे हो? ताकि बच्चा कुछ पूछे तो हम बता पाए। तो परार्थ अनुमान, ठीक है। यानी दूसरों के डाउट्स को दूर करने के लिए अगर आप कोई अनुमान लगा रहे हो, आप कोई इन्फरेंस कर रहे हो ताकि आप दूसरे के डाउट्स को भी क्लियर कर पाओ साथ के साथ, तो दैट इज कॉल्ड परार्थ अनुमान, ठीक है। ये भी तीसरा गाइस इसका टाइप होता है पूर्वत। ये सारे अनुमान के प्रकार चल रहे हैं। तीसरा इसका क्या प्रकार है? पूर्वत। पूर्वत का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब प्री, पहले, जो चीजें पहले हो गई हैं, है ना। यानी पूर्वावस्था में कथित प्रभाव से अप्रभावित प्रभाव का अनुमान लगाना। जैसे एक एग्जांपल है गाइस कि काले भारी बादलों की उपस्थिति से। पूर्वत का मतलब क्या है गाइस? जब हम किसी चीज का पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। पूर्व, बारिश होगी 2 घंटे बाद, बारिश, जैसे मान लीजिए अभी बज रहा है 10:30, बारिश होगी रात के 2 बजे। अभी 10:30 हो रहा है ना, और बारिश होगी रात के 2 बजे, पर अभी मैं क्लाउड्स को देख के अनुमान लगा रहा हूँ कि यार आज ना वर्षा होगी, आज ना बारिश होगी। इसको कहते हैं पूर्वत। यानी सर ये वो टर्म आता है पूर्वाग्रह, उससे अलग है क्या? हाँ जी मैम, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह तो बहुत अलग चीज है ना। पूर्वाग्रह तो प्रेजुडिस है। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि आप किसी को लेकर के पहले से अपने दिमाग में आपने कुछ बिठा लिया, वो बिल्कुल अलग है। प्रेजुडिस, आपने पहले ही अपने दिमाग में बिठा लिया कि जो अमेरिका के लोग होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, जो अमेरिका के लोग होते हैं ना वो बड़े सातिर होते हैं। ऐसा किसी ने आपको बताया, और ऐसा बताया कि आप इस चीज को सच मान लिए कि भाई कोई अमेरिका का आदमी है ना वो बड़ा सातिर होता है, उससे हमको बच के रहना है। अब कोई अमेरिका का इंसान आपसे दोस्ती करेगा तो आपने, क्योंकि आपके मन में पहले से एक पूर्वाग्रह मतलब सेट कर दिया कि भाई ऐसा है, वो दिमाग में आपके फिट है बचपन से। ऐसी कई सारी चीजें हमारे दिमाग में फिट, वो सच नहीं भी होती बट फिर भी हम उसको मानते हैं। तो पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, ठीक है। तो पूर्वाग्रह अलग चीज है। हम सभी के दिमाग में कई तरह के पूर्वाग्रह हैं। हम लोग एक माइंड सेट लेके चलते हैं। हमारे अपने लाइक और डिसलाइक होते हैं। जैसे मुझे कोई चीज़ पसंद है मतलब है, कोई चीज़ नहीं पसंद है। कोई चीज़ मान लिया मुझे नहीं पसंद है, तो नहीं पसंद है तो मैं कितना भी कोशिश करूंगा तो मुझे पसंद नहीं हो पाएगा। तो ये एक पूर्वाग्रह है, पहले से मेरे दिमाग में सेट है कि यार मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा भी होगा तो मुझे नहीं लगेगा। ये हम सभी के साथ है। तो पूर्वाग्रह, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट वी ऑल आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजुडिसेस, ठीक है। पूर्वत अलग चीज है। पूर्वत का मतलब है गाइस कि जो चीजें मान लीजिए बाद में होंगी, लेकिन हमने उसको लेके पहले एक प्रेडिक्शन कर लिया। जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजर का एक एग्जांपल दिया कि आज से 10 साल बाद आपके जीवन में क्या होगा। चंद्रवरदई ने पहले बता दिया कि हाँ भाई 10 साल बाद जो है आप ऐसे ऐसे महाराज हो जाएंगे, आप इतना देश का राजा हो जाइएगा, और आपका इतना साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के पश्चात आपका बेटा यहाँ का राजा होगा, है ना। तो दैट इज कॉल्ड पूर्वत, कि चीजें होंगी बाद में लेकिन पहले ही कैलकुलेट कर लिया। चीजें होंगी बाद में बट कैलकुलेशन पहले कर लिया, हाँ भैया ऐसा होगा 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो पूर्वत है ना। बारिश बाद में होती है लेकिन हम पहले ही बोल देते हैं यार आज ना वर्षा होगी, देखना भले 2 घंटे बाद हो, पहले ही बता दिए। तो पूर्वत, ये भी एक ज्ञान प्राप्ति का साथ। इसके बाद गाइस इसी का एक चौथा टाइप है अनुमान का, शेषवत। शेषवत क्या है गाइस? जस्ट पूर्वत का उल्टा। शेषवत का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है ना, चीजें हो जाती हैं उसके बाद हमें पता लगता है। मान लीजिए आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ कि आप कहीं पे घूमने के लिए गए, मान लीजिए अभी टूर पे गए, कहीं पे घूमने गए बाहर। अब बाहर जब आप गए किसी शहर के लिए, मान लीजिए दार्जिलिंग गए आप, और दार्जिलिंग जैसे ही आप पहुंचे आपने देखा कि दार्जिलिंग में तो हर जगह पानी ही पानी है, लबालब भरा हुआ है पानी, सड़कों पे भरा हुआ है, जाने का रास्ता नहीं है। तो दार्जिलिंग पहुंचने के बाद आपको ऐसा स्मरण में आया, ऐसा आपने सोचा कि यार यहाँ तो बड़ी तेज बारिश हुई है लगता है लास्ट 2-3 डेज में, यहाँ तो बाढ़ जैसी स्थिति है, फ्लड है, यहाँ तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे पहले ही पता लगा लेना चाहिए था कि यहाँ। तो गाइस कई बार हमारे लाइफ में ऐसी भी चीजें होती हैं कि कोई चीज हो गया, मान लो घटना घट गई, जैसे मान लिया किसी का मर्डर हो गया, कुछ ऐसा, पुलिस आती है, देखते हो पुलिस आने के बाद
कई तरह की बातें करती है कि अरे यार ये कैसे हुआ होगा, जो मान लीजिए अपराधी है वो कैसे आया होगा। मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट हो गया, किसी पे हमला हो गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, किसी का मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, पुलिस जब आती है तो आने के बाद क्या है गई, जब हादसा हो गया उसके बाद का प्रेडिक्शन करती है भाई ये हादसा कैसे हुआ होगा, अपराधी कैसे आई होगी, घर के किस दरवाजे से घुसी होगी, कैसे हमला किया होगा, क्या उस समय घर में कोई नहीं होगा, क्या जिसकी मृत्यु हुई क्या उसने भी मतलब कोशिश की होगी बचने की। होती है बात ऐसी, आप खुद सोचिए, आप मूवी वगैरह देखते हो या सीरियल, तो ऐसी बातें होती हैं। तो यही तो शेषवत है कि जो चीजें ऑलरेडी हो गई, कोई हादसा हो गया, हादसा होने के बाद हम मतलब उसके रियल रीजन को जानने के लिए अनुमान लगाते हैं। मान लो कहीं सड़क पे दुर्घटना हो गई, सड़क पे कोई दुर्घटना हो गई, दुर्घटना होने के बाद जिसने दुर्घटना किया भाग गया हो, पुलिस बाद में पहुंची, तो बाद में पहुंचने के बाद क्या होता है, वो ऐसे ही शेषवत मतलब अनुमान लगाती है कि यार बस ने टक्कर मारा होगा, नहीं कार ने मारा होगा, नहीं बुलडोजर ने मारा होगा, अच्छा ऐसे मारा होगा, दाएं से मारा होगा, बाएं से पूरा उसका अनुमान, तब जाके कंक्लूजन पे वो लोग पहुंचते हैं नहीं ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा होता है अमूमन। तो शेषवत यानी गाइस कई बार क्या होता है कि चीजें घट जाती हैं, घटित हो जाती हैं, द थिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड, होने के बाद हम क्या कर रहे हैं उस पर अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसी स्थिति बनी होगी तभी ये घटना हुई, और उसको फिर हम प्रूव करते हैं, एक पूरे प्रोसेस में हम उसको एक निष्कर्ष पे आते हैं कि यार यही बात थी, ऐसा ही हुआ होगा। उसी बुनियाद पे हम फिर जो अपराधी है उसको हम फिर पुलिस पकड़ती है। तो शेषवत, ठीक है, कई सारे इफेक्ट को देखती है, भाई क्या रीजन रहा, रिसर्च उस आधार पे एक अनुमान लगता है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद गाइस इसी का एक प्रकार है पांचवा, सामान्यतो दृष्टा। सामान्यतो दृष्टा का क्या मतलब है? सामान्य का मतलब क्या होता है? कॉमन। सामान्य का मतलब क्या है गाइस? कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है? मुझे जो समझ में आ रहा है वही आपको भी समझ में आ रहा है, यही तो सामान्य है। मान लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अच्छा है, तो आपको भी यही लग रहा है कि ये व्यक्ति अच्छा है। सामान्य मतलब कि एक कॉमन समझ, हम सभी की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो सामान्यतो दृष्टा का मतलब क्या होता है गाइस? जहाँ पे हम चीजों को क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, सह संबंध देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जब हम एक सींग वाले जानवर को देखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि इसका जो खूर यानी इसका जो जानवर का जो पैर है, देखते हो थोड़ा खूर उसका फटा हुआ होता है, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भाई जो जानवर होता है उसके पैर ऐसे ही होते होंगे। जानवरों का पैर इंसान की तरह नहीं हो सकता ना। आपने गाय का पैर देखा होगा, आपने भैंस का पैर देखा है, या आपने और भी कई सारे जानवर है, तो जानवर के पैर और इंसान के पैर में थोड़ा अंतर होता है, उनके नेल्स उनका थोड़ा अलग होता है ना। तो ऐसे में गाइस क्या होता है ना कि जब आप किसी, मान लीजिए आपने किसी एक दो जानवर को देखा, अब जानवर के अमूमन 4 पैर ही होते हैं, 2 पैर हो सकता है किसी एक्सेप्शनल, पर अमूमन मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं उनके पैर 4 ही होते हैं, उनके हाथ नहीं होते, जानवरों के हाथ नहीं होते, इंसान का हाथ होता है। अब ऐसे में क्या है गाइस कि हमें ये कॉमन बातें पता है, चाहे शेर हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे घोड़ा हो, गधा हो, है ना, भालू हो, उसका पैर 4 ही होगा, हाथ नहीं होगा, ये पक्की बात है। उसके पैर में जो नाखून होंगे वो भी थोड़े हिंसक होंगे, है ना, ऐसे होंगे कि वो किसी को अगर काटे या नोचे तो मर सकते, ऐसी स्थिति मतलब खतरनाक होगी। कान, तो इसको कहते हैं सामान्यतो दृष्टा, यानी कि कुछ चीज़ों के बारे में कॉमन नॉलेज, है ना, कि आपको मैंने थोड़ी बहुत बातें अगर बता किसी विषय के बारे में, तो फिर क्या है कि उससे जुड़े सारे विषयों को आप फिर पता कर लेते हो। अगर मैंने आपको जानवर के बारे में कुछ बातें बता दी, तो फिर चाहे कोई जानवर हो, दुनिया का कोई जानवर हो, आप थोड़ी बहुत बातें तो बता ही दोगे जो सभी में सेम है। जैसे मैंने कहा कि जानवर चाहे कैसा भी हो, चाहे जंगली जानवर हो चाहे पालतू जानवर हो, उसके पैर 4 ही होंगे, उसका 2 कान होगा, हाथ नहीं होगा, उसके पैर में जो नाखून होंगे वो बड़े बड़े होंगे ताकि वो हमला करता है फिर उससे। ये चीज़ें कुछ कॉमन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सामान्यतो दृष्टा, यानी 2 वस्तुओं को साथ साथ देखना, तब एक को देखकर दूसरे का अनुमान। आपने मान लीजिएगा इसकी मुझे देखा, आपने मुझे देखा, मुझे समझा, ठीक है। तो ऐसे में गाइस मेरे से जुड़ा कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हो कि यार ये सर के साथ ही रहता है, तो लगता है कि इसका भी नेचर जो है ना ये सर के तरह ही होगा, क्योंकि ये सर
के साथ ज्यादा संगति, तो ऐसा ही होगा, है ना। तो इसको कहते हैं सामान्यतो दृष्टा। इस तरह से क्या है कि गाइज हम एक एजम्पशन बनाते हैं कि भाई क्या चीजें हो सकती हैं, एक एज्यूम करते हैं, एक प्रेडिक्शन करते हैं किसी और के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, ठीक है। ऐसा हम करते हैं ना, कई सारी चीजों के बारे में हम एज्यूम करते हैं, कोरिलेट करते हैं कि भाई ये कॉलेज ऐसा है, इस कॉलेज में ऐसी पढ़ाई है, तो सामने वाले कॉलेज में भी ऐसा ही होगा। अगर इस कॉलेज में ऐसी पढ़ाई है, ऐसा सिलेबस है, ऐसे फैकल्टी, तो पास में एक कॉलेज है उसमें भी ऑलमोस्ट यही बातें होंगी, क्योंकि दोनों आसपास के कॉलेज हैं। तो सामान्यतो दृष्टा यानी एक के बारे में अगर आपको ज्ञान हो गया तो दूसरे के बारे में भी आप कोरिलेट कर करके कुछ कुछ चीजें पता कर ही लेते हो, है ना, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे। तो सामान्यतो दृष्टा एक सिमिलैरिटी, क्योंकि देखो सभी में होती है ना, हम और आप भी सिमिलर हैं, क्योंकि हम लोग इंसान है ना। भले ही मेरा नाम अलग है और आपका नाम अलग है, मेरी इंडिविजुअलिटी अलग है, आपकी इंडिविजुअलिटी अलग है, लेकिन फिर भी हम दोनों में बहुत चीजें समान है। मेरे में भी इमोशन है, आपके में भी इमोशन है, मेरे में भी डर है, आपके में भी डर है, मेरे में भी लालच है, आपके में भी लालच है, मेरे में जेलसी, आपके में भी जेलसी है, मेरे में भी मान लीजिए कि क्या है, अग्रेशन हो सकता है आप में भी। तो हम इंसान है ना, इंसान में कुछ चीजें सेम है, हम सभी में ये चीजें हैं, चाहे मैं रहूं, चाहे आप रहें, चाहे कोई थर्ड पर्सन रहे, इंसान का ये कुछ कॉमन ट्रेट्स है। तो ऐसे में गाइज आप इंसान के बारे में ये चीजें अगर आपको कुछ पता है तो आप किसी भी इंसान के बारे में समझ सकते, भाई इंसान है तो ये चीजें तो होंगी, ये तो इंसान का ट्रेट है, किसी में ज्यादा किसी में कम, किसी में कम हो सकता है, कोई कम गुस्से वाला हो सकता है, कोई ज्यादा गुस्से वाला, लेकिन गुस्सा सभी में होता है। कोई कम लोभी हो सकता है, कोई ज्यादा लोभी हो सकता है, पर लोभी हम सभी हैं। किसी में कम जेलसी हो सकती है, कोई ज्यादा जेलस हो सकता है, लेकिन जेलसी हम सभी में। कोई कम अहंकारी हो सकता है, कोई ज्यादा, लेकिन हम अहंकार हम सभी में, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन ट्रेट है, हम सभी लोग ह्यूमन है, तो ये समानता है हमने। तो ऐसे में हम किसी भी ह्यूमन के बारे में कुछ बातें तो बता ही सकते हैं, क्योंकि दिस आर सिमिलर। तो सामान्यतो दृष्टा इस तरह से आप एक कॉमन एक परसेप्शन बनाते हो, भाई ये बातें हैं नॉलेज गेन करने में, ठीक है। अब गाइज ये तो हो गए 2 और 3 5 आपको मैंने टाइप्स बताए। अब नीचे के जो 3 टाइप्स हैं उसको भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइज 2-3 चीजें आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। 2-3 टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इंडियन फिलॉसफी में 3 टर्म्स होते हैं, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। मेजर MAJOR मेजर टर्म यानी प्रधान पद, माइनर टर्म और मिडिल टर्म मतलब मध्य पद। ये 3 टर्म आपको सीखना है, बहुत इजी है, एग्जाम में भी आजकल पूछता है आपसे कि आप मान लीजिए कि ये देख रहे हो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाया स्क्रीन पे, इसमें गाइस 3 स्टेटमेंट हैं, 2 स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 2 स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन आपको दिख रहा है। तो ऐसे में गाइस क्या होता है ना कि आपको इस तरह के स्टेटमेंट और यानी कथन और निष्कर्ष में आपको मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म बताना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता है कि ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट आर फायरी, दूसरा कहता है द हील इज स्मोकी, तीसरा कहता है निष्कर्ष देयरफॉर द हील इज फायरी। यानी पहला कथन है कि सभी स्मोकी वस्तुएं उग्र हैं, दूसरा स्टेटमेंट है कि पहाड़ स्मोकी है, तीसरा है इसलिए पहाड़ी उग्र है। तो गाइस आप इस चीज को चाहें तो नोट भी कर लें कि जो मेजर टर्म और माइनर टर्म मैंने आपको बोला, कभी भी एग्जाम में, कभी भी परीक्षा में जब आपसे मेजर टर्म और माइनर टर्म पूछेगा ना, तो इस तरह का स्टेटमेंट आपको देगा, बिना स्टेटमेंट दिए नहीं पूछेगा। मान लीजिए ये स्टेटमेंट आपको दे दिया, तीन स्टेटमेंट है, तो 3 स्टेटमेंट में मेजर टर्म और माइनर टर्म हमेशा आपको कंक्लूजन नहीं मिलेगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन देगा ना, तो जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, जो निगमना जिसको कहते हो, वहीं पे आपको मेजर टर्म और माइनर टर्म मिलेगा, ऊपर के स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो जब भी आपसे एग्जाम में इस तरह के स्टेटमेंट दे करके और ये पूछे कि बताओ इसमें मेजर टर्म क्या, बताओ इसमें माइनर टर्म क्या, तो हमेशा कहाँ ध्यान देना है, निष्कर्ष पे यानी कंक्लूजन पे। जैसे इस स्टेटमेंट में निष्कर्ष क्या है, देयरफॉर द हील इज फायरी, इसलिए यही तो इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में ध्यान से देखिए कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो सब लोग जानते हैं ना, थोड़ा बहुत तो ग्रामर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है में सब्जेक्ट क्या है, कोई बता सकते हैं?
राम इज अ बॉय में राम राम। और लड़का हो गया। तो गाइज हमेशा ये ध्यान देना है कि जिसके वजह से राम एक लड़का है तो राम के बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात होता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि राहुल क्लास लेता है तो राहुल के बारे में तो राहुल सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट है, और जो बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए द हील इज फाइल, तो यहाँ बात किसकी हो रही है? हील की हो रही है ना, तो हील यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। तो बचा हुआ फायरी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा इसकी मेजर टर्म जो है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका मेजर टर्म होता है, और जो आपका सब्जेक्ट है ना वो माइनर टर्म होता है। लिख लीजिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको। जो आपका सब्जेक्ट है ना, कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट है ना वो माइनर टर्म होता है। सब्जेक्ट बराबर माइनर टर्म और ऑब्जेक्ट बराबर मेजर टर्म। आप चाहें तो लिख लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए द हील इज फायरी, तो हील क्या है? सब्जेक्ट है, तो हील क्या होगा? माइनर टर्म होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है माइनर टर्म। फायरी क्या है? ऑब्जेक्ट, तो फायरी क्या होगा? आपका मेजर टर्म। ठीक है जी। तो माइनर टर्म और मेजर टर्म ये है। जब भी आपको एग्जाम में इस स्टेटमेंट के आधार पर पूछा जाए कि इसमें बताइए मेजर टर्म यानी प्रधान पद और माइनर टर्म क्या है, तो आपको क्या करना है? उस स्टेटमेंट का निष्कर्ष पे जाइए, और निष्कर्ष में देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? हिल, पहाड़ी। तो पहाड़ी क्या हो गया? पहाड़ी क्या हो गया? माइनर टर्म, क्योंकि पहाड़ी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? माइनर टर्म। और ऑब्जेक्ट क्या है? फायरी, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मेजर। तो फायरी आपका मेजर हो गया। सर सर सब्जेक्ट और जो ये है इसका मतलब जो प्लेस है वो फिक्स होता है क्या, जिसमें पहले सब्जेक्ट आएगा बाद में ऑब्जेक्ट? मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है मैम, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैक्सिमम ओके टाइम सर। ऐसा ही होता है, पर ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि स्टेटमेंट को थोड़ा बदल दे, पर अधिकतर बार ऐसा ही होता है। ठीक है। तो मेजर टर्म और माइनर टर्म समझ में आ गया गाइस कि कभी भी आपको मेजर और माइनर पूछेगा तो बता दोगे? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी का? अब आइए मिडिल टर्म में। मिडिल टर्म तो बहुत आसान है। जब भी गाइस इस तरह के स्टेटमेंट में आपको मिडिल टर्म बोलेगा ना, तो मिडिल टर्म हमेशा आपको दोनों जो स्टेटमेंट ऊपर का है ना उसमें देखना है। मिडिल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं मिलेगा। मिडिल टर्म यानी मध्य पद जो है ना वो ऊपर के कथनों में मिलेगा। जैसे देखिए ऊपर का दो कथन क्या क्या है? ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट आर फायरी। दूसरा क्या है? द हील इज स्मोकी। तो बताइए दोनों में कौन ऐसा वर्ड है जो कॉमन है? दोनों में कौन सा वर्ड यूज हुआ है? बेटा स्मोकी। कौन सा वर्ड? स्मोकी। स्मोकी। स्मोकी, तो स्मोकी बराबर क्या हो गया? मध्य पद। स्मोकी बराबर क्या हो गया? मध्य पद। स्मोकी बराबर क्या हो गया? मिडिल टर्म। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा गाइस कि जो हमारा मध्य पद है वो टर्म होता है जो कॉमन बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे स्मोकी, स्मोकी देखिए दोनों बार, पहला में भी स्मोकी, तो ये क्या हो गया? मिडिल टर्म, मध्य पद। और जो निष्कर्ष है उसमें आपको क्या मिलेगा? मेजर और माइनर। मेजर टर्म बराबर ऑब्जेक्ट और माइनर टर्म बराबर सब्जेक्ट, और मिडिल टर्म तो जो कॉमन वर्ड है जैसे स्मोकी, स्मोकी। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाया, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए गाइस यहाँ पे एक सबसे नीचे जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल नोवेबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल। दूसरा दिया हुआ है द पॉट इज अ नोवेबल ऑब्जेक्ट। तीसरा निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, देयरफॉर द पॉट इज अ नेमेबल ऑब्जेक्ट। तो बताइए, आपसे मैं पहले पूछता हूँ कि इसका मुझे आप मेजर टर्म बताइए। तो मेजर टर्म क्या होगा इसमें? मेजर टर्म मतलब ऑब्जेक्ट, इसमें मेजर टर्म क्या है? पॉट। पॉट तो सब्जेक्ट है ना मैम, सब्जेक्ट तो माइनर होता है ना, तो पॉट तो माइनर हुआ। सब्जेक्ट बराबर माइनर टर्म मैंने बोला, सब्जेक्ट तो माइनर होता है ना, ऑब्जेक्ट मेजर होता है। इसलिए तो मैंने कहा कि लिख लीजिए, नोट तो करिए। अब देखिए स्मोकी है ही नहीं यहाँ। लास्ट वाला पूछ रहा हूँ मैम, जो लास्ट वाला है ना उसमें नेमेबल, यहाँ पे जो नेमेबल है ना वो यहाँ पे मेजर हो गया। और माइनर टर्म क्या होगा? पॉट, क्योंकि पॉट यहाँ पे सब्जेक्ट है, पॉट के बारे में बात हो रही है। तो पॉट क्या हो गया आपका? पॉट आपका क्या हो गया? माइनर टर्म बताइए। तो मिडिल टर्म क्या है? नीचे वाले में मिडिल टर्म क्या है? कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है? नोएबल। नोवेबल, नोवेबल कह लो, नोवेबल ऑब्जेक्ट।
तो वो मिडिल टर्म हो गया, नोवेबल ऑब्जेक्ट या नोवेबल, वो मिडिल टर्म हो गया। क्योंकि देखिए दोनों नोट कर लीजिए कि सब्जेक्ट बराबर माइनर पद। बाकी मैंने क्या बोला नोट, तो यहाँ पे पॉट क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट बराबर माइनर, तो पॉट यहाँ माइनर टर्म होगा। और नेमेबल क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बराबर मेजर टर्म, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं करना। ठीक है, इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट क्या बोले हैं सर? ऑब्जेक्ट बराबर हो गया मैम आपका मेजर टर्म, और सब्जेक्ट आपका माइनर टर्म। जो ऑब्जेक्ट है ना वो मेजर है, ऑब्जेक्ट बराबर मेजर, बड़ा पद। ये आता है क्वेश्चन, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा है कि आपको ना आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस सभी का? मेजर माइनर मिडल, ये कोई पूछेगा तो बता देंगे आप? सर एक बार Yes, और sir. एग्जांपल कर दीजिए, थोड़ा सा बिजी थे इसलिए नहीं देख पाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि नो नॉन सोल सब्सटेंस हैज लाइफ, किसी भी गैर आत्मा पदार्थ में जीवन नहीं है। दूसरा दे रहा है कि ऑल बीइंग पॉजेसिंग एनिमल फंक्शन हैव लाइफ, और निष्कर्ष दे रहा है कि ऑल बीइंग्स पॉजेसिंग एनिमल फंक्शन हैव सोल। ठीक है जी, तो ऐसे में आपको गाइस इसमें मेजर और माइनर बताइए, तो निष्कर्ष में आइए। इसलिए जानवरों के कार्यों को रखने वाली सभी प्राणियों में आत्मा होती है। निष्कर्ष में आके बताइए तो मेजर और माइनर क्या है? मेजर टर्म बताइए पहले, चलिए मेजर टर्म क्या है बताइए। तो मेजर का मतलब क्या होता है? सर मेजर टर्न होगा ना? Object. सर जानवर मेजर टर्न होगा ना? नहीं, Soul. मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मेजर होता है। बात हो रही है जानवर के बारे में, तो जिसके बारे में बात हो रहा है माने वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माने माइनर टर्म, तो माइनर टर्म तो जानवर हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है वो बताइए? Soul. Life. सोल हो सकता है। प्राणी। हाँ, जानवरों में किसकी बात हो रही है? तो आत्मा की बात हो रही है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जानवरों में किसकी बात हो रही है? आत्मा की बात, आत्मा की। सोल की बात। तो आत्मा की बात, आत्मा माने ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बराबर मेजर टर्म, तो इसमें मेजर टर्म आपका सोल हो गया, और है ना माइनर टर्म आपका हो गया जानवर, एनिमल, क्योंकि जानवर सब्जेक्ट है ना। Okay, और sir. मध्य का पद क्या होगा? कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है स्टेटमेंट में? देखिए कौन सा रिपीट हो रहा है? प्राणी। लाइफ, लाइफ रिपीट हो रहा है ना, लाइफ। लाइफ देखिए दोनों में रिपीट हो रहा है ना, जीवन, और यहाँ पे हम जीवन की बात कर रहे हैं, तो जीवन जो है, लाइफ जो है वो आपका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले स्टेटमेंट में भी आपका लाइफ है, नो नॉन सोल सब्सटेंस हैज लाइफ, तो लाइफ यहाँ हो गया। दूसरा में भी है कि ऑल बीइंग पॉजेसिंग एनिमल फंक्शंस हैव लाइफ, तो लाइफ यानी जीवन यहाँ पे कॉमन है, तो कॉमन ही मिडिल टर्म होता है, तो मिडिल टर्म हो गया। ओके। बहुत इजी है, बस वही आपको ध्यान में रखना है कंक्लूजन। अब गाइस इसको मैं इसलिए आपको करा रहा था क्योंकि इसका काम पड़ेगा, अभी मेजर माइनर और मिडिल का काम पड़ेगा, इसलिए मैं आपको पहले ही सिखा दिया। अब अनुमान के मैंने 5 प्रकार तो बता दिए आपको। ठीक है जी, अब आइए छठे पे, छठा प्रकार इसका होता है केवला व्यतिरेकी। केवल मतलब क्या होता है? ओनली। केवल मतलब क्या होता है? ओनली। व्यतिरेकी मतलब क्या होता है गाइस? पॉजिटिव। ये संस्कृत के वर्ड्स हैं, इसको मैं इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ। केवल मतलब क्या होता है? ओनली। आप कहते हो ना मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, मेरे पास केवल यही घर है, केवल माने ओनली। और व्यतिरेकी माने पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो बिल्कुल पॉजिटिव हो, जहाँ पे सारे वर्ड्स जो हैं पॉजिटिव हो, नो या नॉट का यूज नहीं हो, न, नहीं, न, ऐसे प्रयोग, तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो केवला व्यतिरेकी, तो केवला व्यतिरेकी का मतलब ये होता है जब भी हम किसी स्टेटमेंट या कंक्लूजन को, जैसे अभी हम कर रहे थे ना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन तथा निष्कर्ष, तो ऐसा कभी भी हम कथन निष्कर्ष को करें तो अगर किसी भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन में नो या नॉट का प्रयोग हो ही ना, किसी भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन में नो या नॉट का प्रयोग है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? केवला व्यतिरेकी। यानी ऐसे कथन और निष्कर्ष जहाँ पे नेगेटिव है ना, नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, तो क्या कहलाएगा? केवला व्यतिरेकी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे
ये जो एग्जाम्पल आपने लास्ट में किया है गाइस, सभी जानने योग्य वस्तुएं नाम मात्र हैं, पॉट एक जानने योग्य वस्तु है, इसलिए पॉट एक नाम, इसमें कहीं पे आपको नो या नॉट दिख रहा है, इसमें कहीं भी आपको नहीं ना ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, केवला व्यतिरेकी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स से मिल करके ये सेंटेंस बना है, कोई भी नेगेटिव वर्ड है ही नहीं, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, केवला व्यतिरेकी। ठीक है जी, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट और कंक्लूजन जहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज ना हुआ हो। इसी का जस्ट उल्टा क्या है जानते हैं, इसी का जस्ट उल्टा है केवला अन्वयी, केवला, थोड़ा सा ये हो गया, एक सेकंड, केवला अन्वयी और केवला व्यतिरेकी, ये दो और इसके प्रकार हैं, इसको ध्यान से समझिए कि केवला अन्वयी, अन्वयी का मतलब होता है पॉजिटिव, ये जो इसके टाइप है यहाँ पे ये देखिए, केवला अन्वयी, ये देखिए लिखा भी हुआ है केवला अन्वयी, तो केवला अन्वयी का मतलब है गाइस ओनली पॉजिटिव, जो भी मैं आपको बता रहा था, केवल माने ओनली, अन्वयी मतलब पॉजिटिव, ऐसे स्टेटमेंट और कंक्लूजन जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स यूज हुए तो केवला अन्वयी कहलाएंगे। और केवला व्यतिरेकी इसका जस्ट उल्टा है, केवल माने ओनली और व्यतिरेकी माने नेगेटिव, केवल मतलब ओनली और व्यतिरेकी मतलब नेगेटिव, यानी ऐसे स्टेटमेंट जिसमें नो या नॉट का प्रयोग हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के में कर रहे थे ना, देखिए ये जो एग्जांपल है गाइस कि नो, देखो पहले यूज कर दिया कि किसी भी गैर आत्मा पदार्थ में जीवन नहीं है, नहीं का प्रयोग हो गया तो क्या होगा, केवला व्यतिरेकी होगा। ऐसा स्टेटमेंट और कंक्लूजन जिसमें हम लोग नेगेटिव यानी नो, नॉट, नन ऐसे वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं तो केवला व्यतिरेकी। ठीक है, केवला व्यतिरेकी, व्यतिरेकी मतलब नेगेटिव, ऑपोजिट, जो भी कह लो। और लास्ट इसका एक टाइप है गाइस अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय मतलब क्या होता है, जो भी जस्ट मैंने बताया, अन्वय माने पॉजिटिव, अन्वय संस्कृत वर्ड है पॉजिटिव, व्यतिरेकी मतलब नेगेटिव, ऑपोजिट, यानी गाइस ऐसा स्टेटमेंट जिसमें मिला जुला होता है, जैसे मान लो कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है लेकिन निष्कर्ष क्या आ गया नेगेटिव, मिला जुला। ठीक है, हार्ड क्या मैम, तीन ही तो नाम है, अन्वय मतलब पॉजिटिव, व्यतिरेकी मतलब नेगेटिव, तीसरा तो कोई नाम ही नहीं है। केवल मतलब तो आप जान ही रहे हैं, केवल मतलब ओनली, कौन नहीं जानता है, केवल मतलब ओनली, अन्वय मतलब पॉजिटिव, व्यतिरेकी मतलब नेगेटिव, ये बस दो वर्ड है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अन्वय माने पॉजिटिव, व्यतिरेकी मतलब ऑपोजिट उसका नेगेटिव। तो ऐसे स्टेटमेंट और कंक्लूजन जहाँ पे गाइस ये दोनों मिक्स हो, है ना, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे आपको गाइस ये दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे है ना कि नो नॉन फायरी ऑब्जेक्ट आर स्मोकी, ये देखो क्या हो गया, व्यतिरेकी मतलब नेगेटिव, नो का प्रयोग है। दूसरा देखिए पॉजिटिव, द हील इज स्मोकी, और कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, द हील इज फायरी। तो ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे देख रहे हैं आप, जहाँ पे एक स्टेटमेंट नेगेटिव है और कंक्लूजन देखिए पॉजिटिव है, तो ऐसा स्टेटमेंट अन्वय और व्यतिरेकी माने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल करके आपका कथन और निष्कर्ष बन रहा है, इसलिए अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है, तो यही गाइस आपके 3, 3, 6 और 2, 8 करीब 8 इसके प्रकार हैं अनुमान के, जो आज हमने क्लास में किया। ठीक है, ये टोटल इसके 8 प्रकार हैं, जिसमें आपका स्वार्थ अनुमान पहला मैंने बोला, फिर परार्थ अनुमान बोला, फिर सामान्यतो दृष्टा बोला, फिर पूर्वक बोला, फिर शेषवत बोला। ठीक है, फिर केवला अन्वयी बोला, फिर केवला व्यतिरेकी बोला, और लास्ट अन्वय व्यतिरेकी, यानी टोटल 7 प्रकार हो गए। ठीक है, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान, पूर्वक, शेषवत, सामान्यतो दृष्टा, केवला अन्वयी, केवला व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, तो टोटल 7 इसके प्रकार है अनुमान के। ये टोटल कितने प्रकार हो गए गाइस, 7 इसके जो है प्रकार हो गए। टोटल इसके कितने प्रकार हो गए, 7 प्रकार हो गए। यही 7 प्रकार है जो कि हमारा अनुमान का है। ठीक है, जो कि हमारा किसका है, अनुमान का, ये हमारा मतलब 7 प्रकार है। ठीक है, तो यही है गाइस अनुमान, जो कि मीन्स ऑफ नॉलेज है। अनुमान क्या है, एक मीन्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का क्या है, साधन, और उसी के ये आपके 7 प्रकार है तो सारा अनुमान ही, सभी में हम एज्यूम ही करते हैं, सभी में हम प्रेडिक्शन ही करते हैं, सभी में हम भविष्य की चीज़ों का ही अनुमान करते हैं। पर क्या है कि सभी प्रकार अपने आप में अलग हैं। जैसे हम और आप, मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान है, लेकिन हमने कुछ ना कुछ
डिफरेंसेस हैं, उसी प्रकार से हैं तो ये सारे अनुमान के ही प्रकार, चाहे वो स्वार्थ अनुमान हो, चाहे परार्थ अनुमान हो, पूर्वत हो चाहे शेषवत हो, समांतो दृष्टा हो चाहे अन्वय व्यतिरेकी हो चाहे अन्वयी हो, लेकिन इन सब में कुछ ना कुछ अंतर है, उसी अंतर को हमने आज बात किया। ठीक है, तो इसको आप रिवीजन करिएगा, मैं आपको नोट्स भी साझा कर दूंगा। ठीक है, तो उसको एक बार देखिए, कोई डाउट हो तो आप बताएं, किन्हीं को भी कोई डाउट है तो प्लीज आप बताएं। मैं सबसे आपका माइक अनम्यूट है सर, आप बड़ा मतलब कोई डाउट है तो बता सकते हैं, किन्हीं को कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो।